नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 45वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप हमारे ब्लॉग में जा कर के इसके समस्त पार्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा सत्य की बेटी स्वर्णलता का उपन्यास भी अपलोडेड है। आप वहां जाकर के भी उस उपन्यास को सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट्स वाइज शॉर्ट नोट्स या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं और हमें वर्ड शॉर्ट नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक हमने देखा था कि सत्य बार बार बेहोश हो जाती है अपनी कमजोरी के कारण। अब आगे पछतावा पीड़ित सुहास का संकल्प लेकिन काम में न आया, क्योंकि सत्यवती उस बेला के बाद बिछावन पर पड़ी न रही। सुहास की आरजू, मिन्नत और नव कुमार की फटकार को अनसुनी करके वह उठ बैठी। बोली, अरे बाबा, मैं ठीक हो गई हूँ, तिल को ताड़ तो मत बनाओ। लेकिन इस आकस्मिक कमजोरी की घटना से सत्यवती के मन में गहरी चिंता सी हो गई। वह चिंता पति पुत्र के लिए नहीं, इस अनाथ लड़की के लिए ही हुई। वह तो निश्चिंत बैठी है, लेकिन उसे कुछ हो जाए तो उसका क्या होगा। सत्य तुरंत मर ही नहीं जाएगी, मगर कुछ कहा तो नहीं जा सकता। बुढ़िया हो आई और तब जब बच्चा जनने की नौबत आई तो डर तो है। बच्चों की फिक्र नहीं, वे लायक हो आए हैं। नव कुमार के माँ बाप भी हैं, कोई व्यवस्था हो जाएगी। पर इस बेचारी लड़की का कोई ठिकाना नहीं। ऐसी रूपवती लड़की को एलोकेशी जरूर ही अच्छी निगाह से नहीं देखेगी। इतने दिनों तक कान में तेल डालकर पड़े रहने के लिए सत्य ने अपने को धिक्कारा और दूसरे दिन ही नव कुमार से एक दुस्साहसिक दरखास्त कर बैठी। दिमाग चकराकर सत्य के गिर पड़ने के साथ ही साथ नव कुमार का भी सिर चकरा गया था। ये कई दिन वह निरा बेचारा सा कोशिश में लगा था कि सत्य कैसे संतुष्ट हो, लेकिन सत्य की इस दरखास्त से फिर नए सिरे से उसका दिमाग घूम के अवाक होकर बोला, तुम मास्टर साहब के यहाँ जाओगी? क्यों, अचानक ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? है जरूरत, लेकिन निताई सुनेगा तो वह जिंदा छोड़ेगा मुझे? जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार ही डालेगा, बिल्कुल है ना, वही समझो। लेकिन जरूरत भी क्या है? कहा तो जरूरत है। नव कुमार नम्रता भूल गया, झुंझलाकर बोला, उस विधर्मी से तुम्हें जरूरत भी क्या है, यह तो सुने। मगर इतना कहते ही वह डर से अवश्य काट हो गया। क्या पता इससे भी सत्य बेहोश ना हो पड़े। लेकिन नहीं, सत्य बेहोश नहीं हुई। सिर्फ मिनट भर पत्थर की आंखों से पति की ओर ताक कर बोली, कुछ सलाह करनी है। सलाह? सलाह? बाप ना मारा पोड़ की बेटा तीरंदाज। जात में सलाह करने को आदमी नहीं मिला, सलाह करने चलिए उस जात गवाए आदमी से। सत्य ने शायद नाराज न होने का संकल्प कर लिया था। बोली, जात में आदमी पा कह रही हूँ, चिड़िया चुनमुन से तो सलाह नहीं की जा सकती। खैर, जब तुम नहीं ले जा सकोगे तो मैं खुद ही जैसे नहीं तो। नव कुमार ने और भी बिगड़ कर कहा, बस वही हट, जो कहूँगी सो करूँगी। खैर, अगर ऐसी ही जरूरत है तो उन्हीं को खुशामद बरामद करने के बुला लाऊंगा। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं। एक दिन अपने मुँह से तुमने यहाँ आने को मना किया है। अब गले में कपड़ा डालकर उस अपराध की माफ़ी मांगूंगा। ऐसा भी तो अपराध है जिसकी माफ़ी नहीं होती। जाने दो, तर्क नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें अब इस घर में पैर रखने को नहीं कहूँगी। खुद ही जाकर जो बनेगा। तुम्हारे लिए ना एक दिन मुझे घर बार छोड़ना पड़ेगा। नव कुमार ने चेहरे पर परम विरक्ति दिखाई, लेकिन सत्य निर्विकार। बोली, घर बार छोड़ना पड़ेगा कहने से ही क्या घर बार छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जाता। खैर, तुम अब इसके लिए दिमाग ना खराब करो, मैं ही इंतजाम कर लूँगी। लेकिन बात बताई रही, दिमाग खराब करने को मना करने से क्या अपनी जिम्मेदारी नवकुमार छोड़ सकता है? दिमाग तो वह खराब कर ही रहा है। अंत तक कोई किनारा न पाकर उसने पतवार डाल दी और इस मौके से सत्य ने स्वतंत्र अभियान चलाया। वह स्वयं भवतोष के घर रवाना हुई। राह में साथ के लिए कोई नहीं, सुहास ही साथ गई। ठिकाना सुनते ही बोली, हाय राम, यह तो हमारे स्कूल के करीब है। ठीक है, हम तुम ही चलेंगे। सत्य के मन में शायद लड़की दिखा देने की भी ख्वाहिश थी।
जब घटक का काम करेंगे तो कम से कम इतना तो कह ही सकेंगे कि लड़की कैसी है। अब की माध्यम नहीं, सीधे सामने बात। भवतोष तो अवाक। भवतोष को यह तो मालूम था कि सत्य ने एक अनाथ लड़की को पाला है, पर वह लड़की ऐसी और इतनी बड़ी है, इसकी उन्हें कतई धारणा न थी। कुछ देर तक वह एकटक देखते रहे, फिर नज़र झुकाकर बोले, इस लड़की के लिए लड़कों की कमी नहीं होगी बहू जी। यह तो आप नेह के नाते कह रहे हैं, तो कोई लड़का देख दीजिए, इतना इसके लिए। आपके समाज में तो ऐसे उदार लड़के हैं जो विधवा विवाह के लिए तैयार हैं। विधवा? भवतोष चकरा है। विधवा? यह तो लक्ष्मी की प्रतिमा है बहू जी, विधवा जैसा तो कोई लक्षण। सत्य बोल उठी, सुहास तू जरा बगल कमरे में जा, मुझे कुछ काम है। सत्य की इस झिटाई से सुहास भी दंग रह गई। डेरे में दो दो औरतों का आना भयंकर बात, और तिस पर अकेले कमरे में। सुहास प्राय हक्की बक्की होकर चली गई और इस कूल किनारा विहीन दुस्साहस की बात देखते रहे। सत्य अन कांपते स्वर में बोली, इसका सारा ही इतिहास कहूँगी। सत्य ने उस रोज सुहास का सारा इतिहास पहले से लेकर सब कुछ सुना डाला। शंकरी के घर से निकल भागने के बाद रामकली ने जो स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया, वह भी जिक्र आ पड़ा। सारा कुछ सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए भवतोष ने कहा, मैं अब समझ रहा हूँ बहू जी, आपने यह कठिन धातु कहाँ से पाया। पिता वैसे हैं इसलिए, लेकिन बात यह है बहू जी, मेरे इस नए समाज को आप जैसा उदार समझ रही हैं, ठीक वैसा नहीं है। इस पर जिस लड़की का वंश परिचय नहीं है, उससे विवाह करने जैसा मनोबल वाला युवक मिलना कठिन है। सत्य ने दृढ़ता से कहा, कठिन सहज को मैं नहीं जानती। मुझे सदा से यह मालूम है कि आप मेरी बात टाल नहीं सकते, इसलिए जबरदस्ती ही करने आई हूँ। इस लड़की की व्यवस्था आपको करनी ही होगी। भवतोष ने विचलित होकर कहा, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, यह कैसे जाना बहू जी। मुंह उठाकर सत्य ने साफ और शांत स्वर में कहा, यह जानने से ज्यादा कुछ नहीं लगता मास्टर साहब। मैं कुछ ढेला पत्थर तो नहीं हूँ। खैर यह बात छोड़िए, आप मुझे भरोसा दीजिए। हल्की सी हंसी के साथ भवतोष ने कहा, कोशिश मैं जरूर करूंगा, मगर विश्वास के साथ तो कह नहीं पा रहा हूँ। यदि यह मेरे लिए होता तो ना होती, तो आजन्म के व्रत को छोड़कर तुम्हारी खूबसूरत बेटी के लिए दूल्हे का पोशाक पहन लेता। सत्य भी हंस पड़ी। उसके बाद बोली, उसे वैसी तकदीर भी तो है। मैं किंतु कहे जाती हूँ, सारा भार आप पर रहा। भवतोष आकुलाए, व्याकुल हो उठे, बार बार कहने लगे, यह क्या किया बहू जी, इस तरह से मुझे सत्यवंत कर रखा। सत्य विचलित नहीं हुई, बोली, मैंने सही जगह पर सही बात कही है मास्टर साहब, अब यही भरोसा है कि आप हैं। भवतोष आकाश पाताल सोचने लगे। वह लड़का कहाँ है जिसे यह सोने की प्रतिमा सौंपी जाए और जो उसका सारा इतिहास सुनने के बाद भी उसे अपनाने को तैयार हो। कुछ सोच नहीं पाए, निश्वास छोड़कर बोले, अभी इतनी जल्दी तो दिमाग में नहीं आ रहा है बहू। हाँ, एक बात पूछूं, तुम जो यहाँ आई हो नवकुमार को मालूम है। सत्य ने गर्दन हिलाई, यानी हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस ब्राह्मण के घर आने और इस लड़की के ब्याह के इस प्रस्ताव में उसकी सम्मति है ना। सत्य ने गर्दन हिलाई, नहीं। भवतोष ने घबराकर कहा, तो क्या उनकी असम्मति से मैं ही करना होगा, यह अच्छा होगा। सत्य बोली, लेकिन इस लड़की के आखिर की ना सोचकर निश्चिंत बैठे रहना ही क्या अच्छा होगा मास्टर साहब। मेरे घर में हो सकता है थोड़ा मनमुटाव हो ही सकता है। ससुराल के लोग मेरी शक्ल ना देखें, किंतु मेरा यह छोटा सा नुकसान क्या एक लड़की के जीवन बर्बाद हो जाने से ज़्यादा होगा। भवतोष एक क्षण अपलक ताकते रहे, व्याकुल रूते कंठ से बोले, सांझ हो आई बहू जी, आप घर जाइए। मैं वचन देता हूँ, इसके ब्याह का जिम्मा मैंने लिया। सत्य ने आसमान की तरफ ताका, वहाँ सांझ की कोई निशानी ही ना थी। सिर को जरा झुकाकर बोली, आपसे सदा मुंह मांगा पाकर हिम्मत बढ़ गई है, मुझे माफ़ कीजिए। माफ़? आपको मैं क्या माफ़ करूं, यदि अपने को कर पाता। खैर यह लड़की कहाँ गई। लड़की? वही तो, उसका तो उस समय कोई पता ही नहीं। सत्य हड़बड़ाकर कमरे से निकल आई। अभी अभी उसे यह ख्याल आया कि तीसरे किसी के ना होते हुए वह एक पुरुष से निश्चिंत बैठी बात कर रही है। सुहास क्या खींच गई, उसे बगल के कमरे में जाने को कहा। इससे अपमानित हुई। सत्य बगल के कमरे में दरवाजे के पास खड़ी हुई, मगर कहाँ है सुहास, अकेली चली तो नहीं गई। अचानक आतंक की एक बिजली सी सिर से पांव तक खेल गई। जरूर चलेगी, कहाँ है, भवतोष ने पूछा। सत्य, देख तो नहीं रही, अकेली चली तो नहीं गई। अकेली अकेली चली जाएगी। भवतोष, ऐसा हो भी सकता है, कोने वाले कमरे में हो शायद। कोने वाले कमरे में, वहाँ क्या है।
कुछ नहीं, सिर्फ कुछ बात पूरी नहीं हुई। चेहरे पर एक झलक आ भली। सुहास कोने के कमरे से दौड़ी आई, स्वभाव के से बाहर उमंग से बोल उठी, फुआ जी देखिए कितनी किताब है। ओह, मेरा तो यहाँ से जाने को जी ही नहीं चाहता। समय से बढ़कर कारीगर नहीं। समय के रंदा के नीचे पड़कर सारी असमानता समान ही आती है। सब उबड़ खाबड़ सपाट हो जाता है। सबके गृहस्थी की तरह निताई के घर में भी यही लीला चल रही थी। शुरू शुरू एक एक दिन एक एक बार लगता कि अभी अभी निताई अपनी स्त्री को घर पहुंचा के आएगा, या उसकी स्त्री भाविनी आज ही रात गले में रस्सी डालकर झूल जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे, शायद अपने अजानते ही, भाविनी अपनी स्वाधीन गृहस्थी के रस में और निताई दूसरे एक स्थूल रस में छोड़ने लगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हो गए। लिहाजा खंड प्रलय की वह स्थिति किस फांक से फीकी होते होते खत्म हो गई। हंसी ने बाजार दखल कर लिया। अब देखने में आता है निताई की स्त्री ने रोटी पकाना भी सीख लिया है और निताई ने स्त्री से डरना भी सीखा है। भय से ही मनोरंजन की चेष्टा। धीरे धीरे निताई ने अनुभव किया कि सत्यवती की निंदा स्त्री के मनोरंजन का एक सीधा रास्ता है, मनोविकलता की अचूक दवा। इसलिए यही सीधा रास्ता और यही अचूक दवा निताई ने चुन ली। ना चुने तो करे क्या। स्त्री की निगाहें जगत को देखना ना सीखने से जगत दुस्साह उठता है। कम से कम निताई जैसे गृहस्थों के लिए तो है। इनकी जान घर में ही सिमटी है। ऐसों के लिए इसके सिवाय उपाय नहीं। गोदी में आग लिए तो गृहस्थी करना संभव नहीं। पानी के छींटे देने ही पड़ेंगे, और जिन पर जान अटकी हो उनका जी हुजूर हो जाना वह पानी है। नारी जाति जितनी ही अबला और कोमल हो, अपनी जगह पर वह बाघिन है, और इसकी इच्छा पूर्ति में त्रुटि हो तो फन फैलाकर नागिन बनने से भी वह नहीं हिचकती। शांति चाहने वाले पुरुष जब तक इसे समझ नहीं पाते ठनती रहती है, और जब तक ये सोचते हैं कि इसे मनाने के नहीं, और तब तक हालत काबू में नहीं आते। लेकिन एक बार उनकी अधीनता कबूल कर ली और सारे ठंडे मिट गए। किस बात में उनकी संतुष्टि है यह समझ लो, और विश्व शांति। अब भावनी चाहे जिस कारण से भी गर्म हो जाती या बोलचाल बंद करती, निताई इस बहाने से सत्यवती के प्रसंग को ले आता और 2-4 बार कोशिश करते ही कामयाबी हासिल हो जाती। मौन व्रत वाली झंझना उठती है। अब यह सब क्यों कहने लगे? सदा से तो सुनती आई हूँ यह गुणों की खान है। उनका पैर धोया पानी पीने से तुम मुझ जैसी अधम का उद्धार होगा। निताई उत्साह के साथ आगे बढ़ता, हाँ हाँ, यह तो तुम कह सकती हो। इसी मुंह से बेशक तुम बहुत गुण गाए, लेकिन अब नहीं। अब उन्हें पहचानना बाकी नहीं रहेगा। तुमसे कहूँ भी क्या? उस ब्राह्मण से जो लाख डांट की देखते देखते जी जल गया। हाँ, निताई ने जरा होठ संभाला। संदेह कुछ सदा ही रहा था, पर इस तरह ना का। छी, भामन घर की बहू है, लेकिन अब तो देखता हूँ आंखों पर पर्दा ही नहीं। बेपरवाह किराए की बग्गी से उसके यहाँ जा जाकर। लेकिन तुम्हारे दोस्त जनाब अंधे हैं कि गूंगे? भाविनी ने चिकौटी काटी। निताई ने मुस्कुरा कर कहा, बीवी प्रस्त पुरुष अंधा गूंगा ही क्यों? बहरा अंधा बेवकूफ भेड़ा सब होता है। धीरे धीरे जो हालत मेरी हो रही है, और क्या। भाविनी के काले होठों पर आह्लाद रस की हंसी छलक आई। होठ दबाकर वह बोली, हाय बलिहारी जाऊं। यह बांदी अगर थरथर कांपती ना होती, भेड़ा पुरुष कैसा होता है देखने की साध होती। निताई ने छूटते ही कहा, साध है तो चलो देखो, वहां तो तुम जाना ही नहीं चाहती। दूसरे के यहाँ जाकर क्या देखना? आंखें मिचमिचाकर भावनी ने कटाक्ष किया। निताई, ओ तो सारी चीजें क्या घर में ही मिलती है? दृष्टि सार्थक करनी है तो चलो। सुना है गांव से सौदा दी आई हैं, सौर संभालेंगी। सौदा दी आई हैं? भावनी ने गाल पर हाथ रखकर कहा। सौर यहीं होगी कलकत्ता में? देवी जी गांव नहीं जाएंगी? ऐसे में सास की रवादार ना होंगी? यही तो सुना है, कहती है कि कलकत्ता में क्या लोग जन्मते नहीं हैं, मरते नहीं हैं। अच्छा है। निताई की स्त्री के चेहरे पर अंधेरा उतरा। सत्यवती के बाल बच्चा होने की खबर से एक आशा हुई थी कि कुछ दिनों के लिए तो आंखों का यह कांटा नजर से दूर होगा, और उसी मौके से भाविनी सत्यवती के स्वामी को बेटों को न्योते में के बहाने खिला पिलाकर वश में करके अपने पति को दंग कर देगी। सो तो होने से रहा, घर ही में बच्चा जनेंगी देवी जी। झुंझलाकर बोल उठी, और भेड़ा पति इसी में राजी? माँ बाप के मुख में काली चूना पोतकर बहू स्वाधीन होकर बेटा बेटी भी आएगी। निताई ने आंख मटकाकर कहा, सो है, वह तो जो जी गया। स्त्री को आंख की ओट नहीं करना पड़ा। निताई ने यह बात महज अनुमान से कही। वास्तव में सत्यवती के इस प्रस्ताव से नव कुमार सिहर ही उठा था, और यह असंभव है कहकर बात को उड़ा ही दिया था।
गांव गए बिना बच्चा जनने जैसा भयंकर काम यहाँ हो सकता है, वह सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अंत तक वही हुआ, सदा होता है। सत्यवती की दलीलों के तीखे तीर से नवकुमार की दुविधा, शर्म, डर सब टुकड़े टुकड़े हो गए। डर किस बात का? कलकत्ता में जन्म मृत्यु नहीं होती, पैदा हुए शिशु की नाड़ी नहीं काटी जाती है। और शर्म, शर्म का मतलब इस बुढ़ापे में जब बच्चा होने में शर्म नहीं तो घर में सौर करने में ही शर्म। लिहाजा दुविधा की बात बेकार है। नवकुमार बेशक इस बुढ़ापे शब्द से उखड़ गया था। बोला, हरदम बुढ़ापा बुढ़ापा क्यों करती हो? सो तो कहो। मेरी छोटी मौसी को पोते के जनेऊ हो जाने के बाद उन्हें फिर एक लड़की हुई थी। सत्य जलती हुई नज़र से एक बार ताककर संक्षेप से बोली, वह सब छोड़ो, यही व्यवस्था करनी होगी, इतना ही कह देती हूँ। कहना ना पड़ेगा, महज इतने से ही काम नहीं चला। नवकुमार ने बहुत बहुत हाथ पैर पटका कहा, मुझे इन बातों का मालूम है, यहाँ किसी को नहीं पहचानता हूँ, व्यवस्था करनी होगी, यह कह देने से ही हुआ। इस पर सत्य ने कोई तीखी बात कही कि वह चुप हो गया। एक दिन चुपचाप वह सौदामनी के पति के पास गया। सुना था उसके 3-4 गंडे बच्चे कच्चे हैं। उन सब की पैदाइश यहीं कलकत्ता में हुई है, लिहाजा वह आदमी जानकार है। उस जानकार आदमी ने भरोसा देकर नवकुमार को निश्चित किया, साथ ही सौदा को बुलवा लेने की सलाह भी दी। नवकुमार ने 3 दिन की छुट्टी ली और बरईपुर जाकर सौदा को ले आया। किंतु जिस आसानी से यह कहा गया, काम क्या उतनी आसानी से बना? पागल, यह भी संभव है। एक ही साथ अपनी रसोईदारिन, परिचारिका और अकेले घर की संगनी सौदा को एलोकेशी कहते ही छोड़ने को राजी हो गई थी। बदमाश बहू की को 100 गालियां देकर बदअकल बेहया बीवी के गुलाम बेटों को वो यूं ही लौटा देने को तैयार नहीं हुई। लेकिन उनका सब खेल सौदा ने ही बिगाड़ दिया। सौदा बोली, मैं जाऊंगी। तू जाएगी? एलोकेशी गरज उठी, मुंह जली, नमक हराम, हम लोगों को अकेला छोड़कर तू उस दहेजरू के पादोदक पीने जाएगी? पादोदक मतलब होता है चरण धुला हुआ पानी। सौदा लेकिन अडिग। सौदा को ऐसी भी जिद है, यह कौन जानता था। वह मामूली 2-4 कपड़े जो थे लेकर बाहरी दरवाजे पर खड़ी हो गई। गंगाहीन देश में ही आज तक जान गई सौदा की। काली गंगा के देश में जाने का यह सुअवसर वह हाथ से नहीं जाने देगी। तुम लोगों की घर गृहस्थी वही तो करती आई है सदा। सौदा के क्या छुट्टी नहीं है? वह मर जाए तो तुम लोग बिना खाए रहोगे। सौदा को विद्रोह की यह शक्ति किसने दी, भगवान जाने। एलोकेशी दंग, नवकुमार भी अचकचा गया। नीलांबर बाबू ने बिगड़कर कहा, जाती हो जाओ, मगर फिर कभी इस घर में कदम रखने मत आना, कहे देता हूँ। सौदा ने प्रणाम करके नम्र गले से कहा, अच्छा। हक्के बक्के नवकुमार ने कहा, डर के मारे मेरे तो होश ही फाख्ता हो रहे हैं सौदा दी, और रहने दो, तुम्हें जाना ना होगा। बहू के परमायु होगी तो वह बचेगी, और अगर किस्मत में मरना होगा। सौदामिनी ने मुस्कुराकर बोली, तुमने समझा कि मैं तेरी बहू को बचाने जा रही हूँ? बिल्कुल नहीं, एक बार फिर से अपनी तकदीर को आजमाने की इच्छा हुई, इसलिए जा रही हूँ। नवकुमार इस बात का मतलब नहीं समझ सका। माँ बाप के सामने से वह भाग आया। एलोकेशी ने ऊंचे गले से भगवान को आदेश दिया, भगवान, जिस जिस दईमारी ने ता जिंदगी मेरे कलेजे के बैर को अंगारे रखकर जलाया किया, इस बुढ़ापे में कमर का जो भी बल था उसे भी छीनकर मजा देखने लगी। तुम उसका विचार करना। यदि तुम न्याय परायण हो तो उस सत्यानाशी को, जिसने 3 रात भी ना पार की हो, उस भरे घर का दरवाजा बंद हो, उसके मुंह का कौर जिसमें बासी चूल्हे की राख हो जाए, यही काल परकाल में उसकी गति हो। एलोकेशी छंद में सुर के साथ सत्यवती के और भी बहुतेरे भयंकर अंजाम के लिए नारायण परायण भगवान से दरखास्त करती रही। इस भूल समझने का हेतु नहीं, अति कहना भी भूल होगी। सत्यवती के जमाने में एलोकेशी के जैसे बिरले नहीं होते। आज ही क्या नहीं, हो सकता है अभिशाप की भाषा और तर्ज कुछ सूक्ष्म और सभ्य हुआ हो, तीखी चीख पैने मंतव्य में बदल गई हो। जो भी हो, यह सब सत्यवती के कानों नहीं पहुंचा। सिर्फ बिना नोटिस के एकाएक सौदामनी के आविर्भाव से पहले वह जरा विमूढ़ सी हो पड़ी, तुरंत ही फिर संभाल लिया। होठों पर हंसी लाए बोली, खैर अच्छा ही हुआ, गृहस्थी सौंप जाने के लिए एक जन मिली। अब मैं निश्चिंत होकर मरकर जी जाऊंगी। सौदा ने भवे सिकोड़ी, मरने की क्या बात हुई? दुनिया भर की औरतें मर रही हैं क्या? सत्यवती हंसी बोली, पता नहीं क्यों इस बार हरदम लग रहा है मर जाऊंगी, मानो कानों में काल का घंटा बज रहा हो।